हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एटीए के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम इंडियन पॉलिटी की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक हमने शुरू किया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर भारत की संविधान सभा। संविधान सभा के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा एक रिकैप लेते हैं और आगे की क्लास को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान सभा, भारत के संविधान का निर्माण, यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था। उसके बाद हमने भारतीय संविधान निर्माण में हमें संविधान सभा टॉपिक पढ़ना होता है। संविधान सभा का निर्माण, उसकी डिमांड्स क्या क्या थी, किस किसने किस किस टाइम पर किस तरीके से संविधान सभा के निर्माण की बात कही थी, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। उसके बाद इन सारी डिमांड्स पे ब्रिटिशर्स का क्या रिस्पांस आया 1940, 42 और 46 में, वो चीजें हमने डिस्कस की। फिर संविधान सभा की योजना कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग तैयार की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में कब आया? 1946 में, 23 मार्च 1946। और फिर वो ठीक है, तो वो चीज हमने डिस्कस की। कैबिनेट मिशन की क्रोनोलॉजी, कब आया, कब उसने योजना प्रस्तुत की, उसके अकॉर्डिंग कब चुनाव कंडक्ट कराए गए, संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई, कैबिनेट मिशन में कितने लोग थे, कैबिनेट मिशन के हेड कौन थे, उसके अन्य सदस्य कौन थे, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। PAS, पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर और स्टफर्ड क्रिप्स। उसके बाद हमने कैबिनेट मिशन प्लान को डिस्कस किया। टोटल 389 मेंबर्स बताए गए थे। 389 में से 296 मेंबर इलेक्टेड थे और 93 मेंबर्स क्या थे, नॉमिनेटेड थे। 296 मेंबर जो इलेक्टेड थे वो ब्रिटिश प्रांत से इलेक्ट किए जाने थे, चुने जाने थे, और 93 मेंबर जो नॉमिनेट किए जाने थे वो देशी रियासतों के राजाओं के द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे। अब 296 चुने गए सदस्यों में से 292 जो साधारण ब्रिटिश प्रांतों के थे और 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों के थे। जो 4 चीफ कमिश्नर के प्रांत थे वो, उनके नाम हमें याद रखने हैं: अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। ये नाम हमने याद किए थे। उसके बाद ये तो आप लोग देख सकते हो, है ना। उसके बाद जो 296 सीटें थी उनको जनसंख्या के आधार पर भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया था, जिसमें सामान्य, मुस्लिम और सिख में इन्हें जनसंख्या के आधार पर कम्युनिटी की में डिवाइड किया गया था। जो जनसंख्या, जो लोग मुस्लिम नहीं थे, सिख नहीं थे, वो उन्हें सामान्य जनता में शामिल किया गया था। सामान्य जनता को दी गई सीटें इसलिए ज्यादा थी, 213 सामान्य को सीटें दी गई थी, जनरल को सीटें दी गई थी। मुस्लिम्स को 79 सीटें अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, और सिक्स को 4 सीट्स दी गई थी। हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि था, इसलिए 389 संख्या निर्धारित की गई थी। 296 ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव होने थे। तो चुनाव किस तरीके से होने थे? अप्रत्यक्ष चुनाव होने थे। अप्रत्यक्ष चुनावों की भी कौन सी प्रणाली? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मतलब आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये नाम आपको याद रखना है। अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, इस विधि से हुए थे, ये याद रखना है। 93 देशी रियासतों से मनोनयन किया जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। और जल्द से जल्द क्या किया जाएगा? एक अंतरिम मंत्रिमंडल का, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा। ठीक है, चलिए। इसके बाद अंतरिम सरकार, इतनी चीजें हमने पढ़ ली। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग क्या होंगे? अब कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग क्या कंडक्ट कराया जाएगा? चुनाव कंडक्ट कराए जाएंगे। चुनाव कब हुए थे हमने देख लिया, जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव कंडक्ट कराए गए थे। चुनाव हो गए, उसके बाद की सिचुएशन क्या थी, उसके बाद का रिजल्ट क्या निकल कर आए, ये हमें देखना है। देखो, जब हम चुनाव के रिजल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें मुख्य मुख्य जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अदर्स की हम बात कर सकते हैं, जिसमें अन्य छोटे राजनीतिक दल और निर्दलीय सांसद आएंगे। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? और अदर पॉलिटिकल पार्टीज को कितनी सीटें मिली? ये देखने वाली बात है। जिस हिसाब से इनको सीटें प्रोवाइड की गई थी, उस हिसाब से एक मिनट, उस हिसाब से रिजल्ट क्या रहे, ये सब चीजें हमें पढ़ना है। ठीक है। ओहो, चलो 1 मिनट रुकना है। ठीक है। ये PDF,
ठीक है ना। अब इसके हमें क्या देख रहे थे हम लोग कि चुनाव जो इनके कंडक्ट कराए गए उसके बाद रिजल्ट क्या निकल कर आया। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली, और अदर पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें छोटे राजनीतिक दल आते हैं, छोटे राजनीतिक दल, और क्या आएगा, निर्दलीय सांसद आएंगे, इनको कितनी सीटें मिली। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य राजनीतिक दलों को 15 सीटें मिली। अब देखो आपको समझ में आ रहा है, पिछला हमने क्या देखा था, मुस्लिम लीग के लिए सीटें कितनी निर्धारित की गई थी, मुस्लिम लीग के लिए जो सीटें निर्धारित की गई थी वो कितनी थी, देखो यहाँ पे मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन जो दिया गया था उनके हिसाब से उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 79 सीट्स इनको दी गई थी। लेकिन इन जो मुस्लिम लीग है जो खुद कहती थी कि मैं मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन करती हूं, ये राजनीतिक दल का मानना था कि भारतीय मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग करती है, लेकिन इस दावे के बावजूद भी मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी को टोटल 79 सीट्स दी गई थी। बाकी कुछ मुस्लिम किस में शामिल हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, अब देखो ये तो पहला पॉइंट है हमारा, ये क्या है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, मुस्लिम लीग को आप देख सकते हो जैसा कि मुस्लिम लीग ने अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए, अपनी निर्बल या फिर दुर्बल स्थिति बोल सकते हो, अपनी दुर्बल स्थिति को देखते हुए संविधान सभा का बहिष्कार किया। क्या किया, संविधान सभा का बहिष्कार किया। देख सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को बहुमत मिला है और मुस्लिम लीग क्या है, माइनॉरिटी में चली गई है, इसलिए अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा जो गठित की गई थी 6 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, चुनाव के पश्चात ये स्थिति है, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, चुनाव के बाद कितनी सीटें किसको मिली है ये डेटा आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ चीजें चुनावों से संबंधित और इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 93 देशी जो रियासतें थी, देशी रियासतों ने पहले तो स्वयं को संविधान सभा से दूर रखा, परंतु धीरे धीरे करके संविधान सभा में शामिल हो गई। अब ये याद रखना है कि सारी देशी रियासतें एक साथ संविधान सभा में शामिल नहीं हुई थी। पहले इनको देखो क्या ऑप्शन दिया गया था, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1947, इसके तहत बाद में एक हम देखेंगे कि ये एक्ट आया था, इसमें जो हमारी देशी रियासतें थी उनको 2 ऑप्शंस दिए गए थे। ठीक है, 2 क्या 3 बोल सकते हो आप, या तो आप स्वतंत्र भारत में शामिल हो जाओ, या फिर आप पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हो। ठीक है, स्वतंत्र रह सकते हो, इस तरीके का ऑप्शन इनको दिया जाना था। तो कुछ देशी रियासतें क्या सोच रही थी कि हम तो स्वतंत्र रहेंगे, हम भारत या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए वो भारत की जो संविधान सभा है उसमें शामिल होने से कतरा रही थी। वो तो बाद में वल्लभ भाई पटेल के अथक प्रयासों से हमने इन क्या बोल सकते हो देशी रियासतों को, 500 से भी ज्यादा देशी रियासतें थी, उन्हें भारतीय संघ में शामिल करने का काम किया गया। ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके एक एक करके देशी रियासतें सारी उसमें शामिल हो गई। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संविधान सभा जिसकी बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी ये भी याद रखना है, कितनी महिलाएं चुनकर आई थी भारतीय संविधान सभा में, महिलाओं की संख्या जरूर याद रखनी है। ठीक है, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15। ठीक है, 15 महिलाएं थी, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, सरोजनी नायडू इत्यादि करके 15 महिलाएं थी जो किसमें थी, संविधान सभा में शामिल थी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डॉक्टर अंबेडकर का। ये चुनाव से संबंधित कुछ चीजें हैं, संविधान सभा के गठन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिन पर एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अंबेडकर
अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित एक तथ्य है कि इनका चुनाव किस जगह से हुआ था। देखो पहले तो कहां से ये चुने गए थे, पहले जब संविधान सभा के चुनाव हुए 389 जो सीटें थी उसमें से जो 296 सीट जिन पर चुनाव होने थे उनमें से इनका चुनाव कहां से हुआ था, पूर्वी बंगाल से। इनका चुनाव कहां से हुआ था, पूर्वी बंगाल से प्रारंभ में चुने गए, परंतु, ठीक है, परंतु क्या हुआ, विभाजन के पश्चात, हमें पता है संविधान सभा का गठन तो 1946 में हो रहा था ना, और उसके बाद भारत विभाजित हो गया, 1947 आ गया। विभाजन के पश्चात ये जो पूर्वी बंगाल, यहाँ पे क्या आएगा, देखो भारत की बात करें तो ये मान लो कि ये क्या है, ठीक है, ये बंगाल है, बंगाल को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये बंगाल है और बंगाल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, पश्चिमी बंगाल हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, पूर्वी बंगाल हो गया। अब जब डॉक्टर अंबेडकर थे उनका निर्वाचन यहाँ पे पूर्वी बंगाल से हुआ था। अब पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा बन गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, ठीक है, पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा बन गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, और ये जो पश्चिमी बंगाल है वो भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है, पश्चिमी बंगाल जो है भारत का हिस्सा बन गया, ठीक है। इसलिए पश्चिमी बंगाल भारत के पूर्व में स्थित होते हुए भी इसको पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई ये चीज। इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कुछ बच्चे कि पश्चिमी बंगाल को पश्चिमी बंगाल क्यों बोलते हैं जबकि वो भारत के पूर्व में स्थित है। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो पहले बंगाल था उसका पश्चिमी हिस्सा था। तो अब डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव हुआ था पूर्वी बंगाल से, और भारत का जब विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल तो पाकिस्तान के पास चला गया, इधर की तरफ जो बंगाल था वो भी पाकिस्तान का ही पार्ट था। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो यहाँ पे जो हमारा, ये मान लो ये जो बंगाल था ना, ये जो पूर्वी बंगाल जो पाकिस्तान का हिस्सा बना, पहले यहाँ पे तो एक पाकिस्तान था ही, ये तो क्या है, ये भी क्या है, पाक है ये, और यहाँ पे ये हिस्सा है ये भी किसका पार्ट था, पाकिस्तान का पार्ट था। बाद में इसको आजाद करा के हमने क्या बनवाया था, एक बांग्लादेश नामक देश की स्थापना की थी। भारत ने बांग्लादेश को आजाद करा के एक स्वतंत्र राज्य बनाया था, राष्ट्र राज्य बनाया था। पहले ये पाकिस्तान के रूप में यहाँ पे क्या था, सिचुएटेड था, ठीक है। अब ये पूर्वी बंगाल से प्रारंभ में चुने गए, परंतु पूर्वी बंगाल किसका हिस्सा बन गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो अब इनको इंपॉर्टेंट मेंबर है तो इनको संविधान सभा में लाना जरूरी है। इसलिए फिर क्या हुआ, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में वापस ऐड करने के लिए, संविधान सभा में वापस लाने के लिए बंबई प्रेसिडेंसी, बंबई प्रेसिडेंसी या फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसको बोल सकते हैं, बॉम्बे रियासत बोल सकते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट से इन्हें पुनः संविधान सभा में शामिल किया गया, ठीक है, संविधान सभा में क्या किया गया, शामिल किया गया, संविधान सभा में शामिल किया गया, ठीक है। ये है चुनाव पश्चात स्थिति और जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक बार वापस से देख लो, चुनाव जो हमारे संपन्न हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे, पहला फैक्ट। दूसरी चीज, चुनाव के पश्चात स्थिति क्या थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, पे विन हुई थी। जो मुस्लिम लीग है उसको 73 सीटें मिली थी, और अन्य राजनीतिक दलों को 15 सीटें, और अन्य जो निर्दलीय और छोटे राजनीतिक दल इसमें शामिल है उनको 15 सीटें मिली थी, ठीक है। इस तरीके से स्थिति रही थी। देख सकते हो कि जो मुस्लिम लीग है उसकी स्थिति थोड़ी कमजोर है। स्थिति कमजोर देखते हुए उन्होंने संविधान सभा का क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा में शामिल होने से मना कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान की अब क्या करेंगे, अलग से संविधान सभा बनाएंगे, पाकिस्तान राज्य हमें अलग से संविधान सभा, पाकिस्तान राज्य की अलग से संविधान सभा निर्मित करेंगे। 93 देशी रियासत पहले तो संविधान सभा में शामिल नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके एक एक करके उन्हें संविधान सभा में शामिल कर लिया गया। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 महिलाएं थी। और डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ था, पहले तो पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के पश्चात, परंतु इस लाइन को पूरा करूं, परंतु विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल
पाक या पाकिस्तान का भाग बन गया, इसलिए इसलिए बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से इन्हें पुणे संविधान सभा में शामिल किया गया। तो पहले प्रारंभ में पूछा जाए तो पूर्वी बंगाल से निर्वाचित, बाद में पूछा जाए तो बंबई प्रेसिडेंसी की पूना सीट से पुनः निर्वाचित। ठीक है, याद रहेगा, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, यहां पर भी हमने लिखी हुई है ना। देखो, ठीक है, ये तो हम देख लेंगे। संविधान सभा का चुनाव, इसको देखो, देखो संविधान सभा का चुनाव, ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पे पढ़ी वो आपके सामने यहाँ पे पीपीटी में लिखी हुई हैं, और हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी गई है। मैं बार बार कहती हूँ, आप जिसमें से देखना चाहो देख सकते हो। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ था। ये हमने कैबिनेट मिशन की क्रोनोलॉजी पढ़ी थी, तब हमने देख लिया था। मुस्लिम लीग को क्या है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, एक सेकेंड, क्या है, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, कांग्रेस को 208 और छोटे समूह और निर्दलीय सांसदों को 15 सीटें। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। गठन 1946 में हुआ, महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और देशी रियासतों ने स्वयं को इन चुनावों से दूर रखा। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके क्या है, संविधान सभा में क्या हो गई, संविधान सभा में शामिल हो गई। ठीक है, प्रारंभ में सभी 93 सीटें रिक्त रही, लेकिन धीरे धीरे इन देशी रियासतों को प्रतिनिधियों का मनोनयन हो गया और संविधान सभा में ये शामिल हो गए। भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा हुआ है कि इनका क्या है, पहले पूर्वी निर्वाचन बंगाल के पूर्वी भाग से हुआ था, लेकिन ये बाद में क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, और इसके बाद इनकी पूना सीट से पुनः उपचुनाव द्वारा क्या किया गया, इनको वापस से संविधान सभा में शामिल किया गया। तो इतनी चीजें हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, और ये सारी चीजें आपके सामने देखो। अगेन मेड अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इलेक्शन या फिर उपचुनाव जिन्हें हम बोलते हैं, उसके द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को अगेन संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनाया गया। ये सारी चीजें हमने देख ली। अच्छा, अब हमने संविधान सभा के गठन के चरण ये तो हम पढ़े, उससे पहले क्या करते हैं, एक चीज ये देखते हैं। देखो, इसमें आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको एज अ लिस्ट इसको देख लेना है एक बार। हमने क्या पढ़ा था, कैबिनेट मिशन प्लान में हमने एक चीज पढ़ी थी कि जितनी जल्दी हो सके क्या करा जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ठीक है, देखो इसमें लिखा है ना, क्या लिखा है, केंद्र में जल्द ही प्रमुख राजनीतिक दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार या फिर क्या बोल सकते हैं, एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म की जाएगी। ये बात कैबिनेट मिशन प्लान का लास्ट पॉइंट हमने पढ़ा था। तो अब कैबिनेट मिशन प्लान की इस बात को पूरा करने के लिए जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया। किसके द्वारा, लॉर्ड वेवेल के द्वारा। लॉर्ड वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन थे, उन्हें क्या है, अंतरिम सरकार या फिर इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया। इसके बाद क्या है, जवाहरलाल नेहरू आए और अंतरिम सरकार का उन्होंने गठन किया। कब, 2 सितंबर, एक सेकेंड, कब है देख लो, 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार गठित हुई और उन्होंने 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को शपथ ग्रहण की। मतलब कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है, 2 सितंबर 1946 को। ठीक है, किसने आमंत्रित किया था, लॉर्ड वेवेल उस टाइम पे थे, उन्होंने आमंत्रित किया था। ठीक है, चलिए, कानूनी तौर पर वे सब वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे। इसका क्या मतलब है, उस टाइम पे जो हमारे वायसराय हुआ करते थे ना, उस टाइम पे वॉइस राय जो हुआ करते थे, वॉइस राय क्या होता है, पहले हमारे गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल से इनका पद नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, वॉइस राय कर दिया गया था। तो वॉइस राय की एक क्या होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। क्या होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो उन सबका मेंबर, उसका, इन सबको क्या किया गया, इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन किया
अंतरिम सरकार के गठन करने का मतलब है, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है ये सब लोग जाकर वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बन गए। अब वायसराय जो डिसीजन लेगा वो क्या है, सलाह मशवरा करके सब साथ में मिलकर डिसीजन लिए जाएंगे। पहले वायसराय जो डिसीजन लेता था वो ब्रिटेन के जो लोग थे ना, वायसराय की कार्यकारिणी के कुछ 2-3 जो मेंबर थे उसमें आधे ब्रिटिश हुआ करते थे, आधे भारतीय, कुछ कुछ ऐसा ही रेशो रहा करता था। उनसे सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते थे। लेकिन अब क्या है, पावर किसके हाथ में आ जाएगी, इंटरिम गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगी, वो भारत के लिए निर्णय लिया करेगी। ठीक है, तो ये सब हो गया। कानूनी तौर पर ये सब वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे और वायसराय परिषद का अध्यक्ष था। मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुए, परंतु मुस्लिम लीग के बाद में शामिल होने के लिए द्वार खुला रखा गया था। मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था, हमने देखा, लेकिन मुस्लिम लीग से कह दिया कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रहे तो मत आओ, बाद में तुमको आना हो तो बाद में तुम आ सकते हो। ठीक है, तो ये बात बोली गई। ठीक है, यहां तक। अब क्या है, अंतरिम सरकार, आपको इस स्लाइड में से केवल इतना याद रखना है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जल्दी की बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इतना याद रखना है कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। आगे अंतरिम मंत्रिमंडल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो अंतरिम मंत्रिमंडल या फिर इंटरिम कैबिनेट, इसमें 15 मेंबर्स थे। 15 मेंबर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, देखो ये सारे जिनको अलग अलग डिपार्टमेंट सौंपे गए थे। इनके डिपार्टमेंट आप याद ना भी करो तो 1 मिनट के लिए चलेगा, लेकिन जो स्वतंत्र भारत के बाद, ये तो देखो अभी क्या है, भारत आजाद नहीं हुआ, अभी ये सब वायसराय की कार्यकारिणी या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो इनको, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हम स्वतंत्र भारत, इंडिपेंडेंट इंडिया, की क्या कैबिनेट पढ़ेंगे ना, इंडिपेंडेंट इंडिया की कैबिनेट वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया की कैबिनेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चीजें एक बार देख लो थोड़ा सा, और फिर उस मंत्रिमंडल से, इंडिपेंडेंट इंडिया की कैबिनेट से उसे कंपेयर करना है। तो ये लिस्ट आपके सामने लिखी गई है, बाय द वे आप इसको एक बार देख तो सकते ही हो, है ना, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। प्रेसिडेंट कौन थे, मतलब अध्यक्ष तो वो हमारे जो वायसराय हैं वही रहेंगे। हमने पढ़ा कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर ये सब बनाए गए हैं। तो चेयरमैन कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट कौन रहेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स दिए गए। फॉरेन अफेयर्स और कॉमनवेल्थ डिपार्टमेंट जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। वल्लभ भाई पटेल के पास होम मिनिस्ट्री थी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट था। जॉन मथाई, जॉन नहीं, जॉन, जॉन मथाई, इंडस्ट्री और सप्लाईज इनके पास था। बलदेव सिंह के पास डिफेंस था। एजुकेशन सी राजगोपालाचारी के पास था। वर्क, माइंस और पोर्ट्स सी एच भाभा के पास था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद के पास फूड और एग्रीकल्चर। रेलवेज आसफ अली। जगजीवन राम के पास लेबर था। फाइनेंस लियाकत अली खान। कॉमर्स आई आई चुंद्रीगर। कम्युनिकेशन अब्दुल रब निश्तार। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास लॉ और गजनफर अली खां, या फिर अली खां भी इनको बोल देते हैं शॉर्ट में, हेल्थ इनके पास डिपार्टमेंट था। तो ये सारी चीजें आप एक बार के लिए देख सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है, लोड लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कस कर लिया। अब संविधान सभा के गठन के चरण, संविधान सभा के क्या, गठन के चरण। अब देखो संविधान सभा में हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो मैं नीचे लिखती जा रही हूँ, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर्स हमने डिसाइड किए थे, अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन प्लान कितने सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। लेकिन जब हमने ये, तो हमने जो संविधान सभा बनाई थी ये तो पूरे भारत की थी ना, बाद में मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे ना, उन्होंने आने से हमने देखा कि मना कर दिया। उन्होंने देखा कि हमारी तो निर्बल स्थिति है, ये भारत की संविधान सभा है, इसमें हम शामिल नहीं होंगे। उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। इसलिए जो संविधान सभा में जो चुने गए मुस्लिम पाकिस्तानी क्षेत्रों से, या फिर पाकिस्तानी जो क्षेत्र बाद में पाकिस्तान चले गए थे, उन क्षेत्रों से जो लोग संविधान सभा में चुनकर आए थे, भारत के विभाजन के बाद, ठीक है, भारत के विभाजन के बाद वो किस में चले गए, पाकिस्तान की संविधान सभा में जाएंगे। ठीक है, तो भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो सदस्यों की संख्या आप कितनी हो गई, घटकर 299 रह गई। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389, जो कि कैबिनेट मिशन ने निर्धारित की थी, उससे घट के कितनी हो गई, 299 हो गई। ये देखो यही चीज इसके अंदर लिखी गई है। सर्व कैबिनेट मिशन ने कितनी सदस्य निर्धारित की थी, सदस्य संख्या 389। 3 जून 1947 को
1947 को देखो, 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके अनुसार भारत विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। जो पाकिस्तानी क्षेत्र हैं वहां से जो लोग चुनकर आए थे वो भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहेंगे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई, 299 रह गई। इसमें से भी जो लोग आखिर में बच गए, केवल जो 26 नवंबर, एक सेकंड, 26 नवंबर 1949 को जिन्होंने, ठीक है, जो संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया था, उस समय उपस्थित सदस्यों की संख्या कितनी थी, 284 थी। और ये क्या थी, कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो संख्या निर्धारित की गई थी, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर आफ्टर आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन जो संख्या थी वो, और ये क्या है 26 नवंबर 1949 को जो संख्या थी वो, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। संविधान सभा के गठन 1949, ठीक है। तो ये संख्या किस किस तरीके से घटती गई वो आपको याद रखना है। साथ ही साथ तृतीय चरण देशी रियासतों से संबंधित था। देशी रियासतों में हमने पढ़ा प्रतिनिधि स्टार्टिंग में ही शामिल नहीं हुए, वो धीरे धीरे करके संविधान सभा में एक एक करके शामिल होते गए और संविधान सभा की सदस्य संख्या बढ़ती रही। लेकिन एक मात्र ऐसी रियासत जो जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे उसका नाम क्या था, हैदराबाद था, ठीक है। ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एकमात्र ऐसी देशी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए उसका नाम क्या है, हैदराबाद, ठीक है। तो ये स्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, जो मैंने नीचे ये लिख दिया ना, बस इससे आप इसको याद रख सकते हो। और एक हैदराबाद, ये चीज इसमें से याद रखनी है। पहले 389 थे, विभाजन के बाद 299, और जिस दिन संविधान हमारा बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949, जो डेट प्रियम्बल में लिखी गई है, उस दिन 284 मेंबर्स हमारे उपस्थित थे। और हैदराबाद नाम की जो देशी रियासत थी उसने किसमें, संविधान सभा में वो शामिल नहीं हुई थी, ठीक है। इसके बाद एक चीज और देखनी है, संविधान सभा के चरण देखने हैं, ठीक है। एक सेकेंड, संविधान सभा की भूमिका के 3 चरण, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, 3 phases ऑफ द रोल ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 3 फेजेस। अच्छा, अब किस तरीके से 3 फेजेस आएंगे समझ सकते हो आप, देखो किस तरीके से 3 फेजेस आएंगे। पहले तो हमने क्या देखा, संविधान सभा का आप बताएंगे कि गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन कब हुआ, बता सकते हो ना, कब गठन हुआ है, 6 दिसंबर। अच्छा 6 दिसंबर भी मत मानो, मान लो कि पहली बैठक कब हुई है, फर्स्ट सिटिंग कब हुई है, 9 दिसंबर 1946, ठीक है। क्या भारत इस वक्त आजाद है, नहीं है ना, अभी भारत पे किसका रूल है, ब्रिटिशर्स का रूल है। उसके बाद भारत आजाद कब हुआ, भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक है। अब उसके बाद भारत के आजाद होने के बाद क्या भारत का संविधान बन चुका है, अभी बन के तैयार नहीं हुआ। भारत का संविधान कब बन के तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। ये 3 डेट याद रख लोगे तो आपको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 3 फेजेस पता चल जाएंगे कि किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने काम किया है, ठीक है। भारत कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947, ठीक है। 46, 47, 49। अब बात करो एक एक करके। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, संविधान सभा की पहली बैठक तो शुरू हो गई, लेकिन संविधान सभा अभी ब्रिटिशर्स के अधीन रहकर काम कर रही है। संविधान सभा पूरी तरीके से संप्रभु निकाय नहीं है। कैबिनेट मिशन प्लान जो बना था उसके अधीन, उसकी कैबिनेट मिशन प्लान की सीमाओं के अधीन, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान की सीमाओं के अधीन रहकर जो हमारी क्या है संविधान सभा, अभी लिमिटेशन उसके ऊपर लगाई गई है। कैबिनेट मिशन प्लान ने जो जो चीजें बोली है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे जैसे बोल रही है उस तरीके से हम चीजें कर रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी भी है, हम पूरी तरीके से आजाद नहीं हुए हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है तो हमारी क्या है, जो संविधान सभा है वो क्या बन गई, पूरी तरीके से एक संप्रभु निकाय बन गई। क्या बन गई, संप्रभु निकाय या फिर सॉवरन बॉडी बन गई, ठीक है। देखो सॉवरन बॉडी अब क्या बन गई, 15 अगस्त 1947 से हमारी जो
संविधान सभा है उसने दो काम करने शुरू किए। अभी तक तो देखो ये क्या थी, संविधान सभा की तरह ही काम कर रही थी। अभी तक तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की तरह काम कर रही है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कैसी, जो कैबिनेट मिशन के लिमिटेशंस में काम कर रही है। भारत आजाद नहीं हुआ है अभी। जैसे ही भारत आजाद हुआ, ये संप्रभु निकाय तो बन गई। संप्रभु निकाय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बन गई, एक संप्रभु निकाय, एक सॉवरन बॉडी बन गई। सॉवरन का मतलब क्या होता है, आप अपने डिसीजंस लेने के लिए फुली इंडिपेंडेंट हो, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, आपको किसी हायर अथॉरिटी की जरूरत नहीं है। तो इंडिया के डिसीजंस लेने के लिए जो फाइनल पावर किसके हाथों में थी, संविधान सभा के हाथों में थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हाथों में थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसी से पूछे बिना सारे काम कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बन गई, भारत के आजाद होते ही सॉवरन बॉडी बन गई, संप्रभु निकाय बन गई। प्लस संविधान सभा को एक और काम दिया गया। वो काम क्या था, इंटरिम संसद या फिर अस्थाई पार्लियामेंट, अस्थाई संसद, अस्थाई सरकार बनाने का काम किसने किया, हमारी कैबिनेट, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया। अब देखो, ब्रिटिशर्स भारत से चले गए, भारत के पास अब क्या है, भारत को खुद के ऊपर खुद रूल करना है। अब तक ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, अब भारत को खुद के ऊपर खुद रूल करना है। ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पे क्या है, कोई इलेक्शंस नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ, क्या है, सरकार का गठन नहीं हुआ, संसद का गठन नहीं हुआ। तब क्या करें हम लोग, इतने टाइम के लिए हम क्या करें, तो हमारा जो जो ये संविधान सभा थी ना, संविधान सभा में ही एक अंतरिम सरकार का भी गठन किया गया था। ये सारी चीजें हुई थी, हम सब जानते हैं, ठीक है। तो इस संविधान सभा ने ही क्या किया, फिर अंतरिम संसद की तरह कार्य किया, ठीक है। अंतरिम सरकार तो बना दी गई, वो सरकार अलग है, ये संसद अलग है, ठीक है। अंतरिम संसद का काम किया। संसद क्या काम करती है, यदि आपको जानना है कि संसद, देखो संसद क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। हमारे सरकार, सरकार क्या है, सरकार के तीन अंग होते हैं। क्या होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या होता है, जुडिशियरी, ठीक है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, कानून निर्माण करने वाली संस्था। लेजिस्लेचर क्या करती है, कानून का निर्माण करती है। ये थोड़ा पॉलिटिकल का कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, काम आएगा आगे। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, कानूनों को इंप्लीमेंट करती है, कानूनों को लागू करना, जो कानून बन गए उनको लागू करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। और जुडिशरी क्या करती है, कानूनों की वैधानिकता की जांच करती है, वैधानिकता, वैधानिकता की जांच की, ये जो कानून बनाए जा रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं, ये सही भी है, खराब है, ठीक है, कहीं हमारे संविधान का उल्लंघन तो नहीं करते, कहीं इस तरीके की कोई बात तो नहीं है। तो यदि कोई ऐसा बेकार कानून बन जाता है तो उसको फिर रद्द भी कर दिया जा सकता है, जुडिशरी के द्वारा उसको नल डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारी जो संविधान सभा है उसने किसकी तरह काम किया, संप्रभु निकाय की तरह काम किया, प्लस अंतरिम संसद की तरह कार्य किया। संसद, संसद मतलब विधायिका, जो कानून निर्माण करने वाली संस्था होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं। और भारत में विधायिका क्या है, भारत में विधायिका का नाम क्या है, संसद, ठीक है। भारत में विधायिका का नाम है संसद। और ये कार्यपालिका है, ये क्या है, कार्यपालिका है, जो फिलहाल के लिए सरकार है, जो रूलिंग पार्टी है, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है जिसने सरकार बनाई है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। अब कानून निर्माण करने वाली संस्था संसद। अब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भारत के लिए संविधान लिखने का भी काम कर रही है, प्लस भारत के आजाद होने के बाद उसके ऊपर एक और काम आ गया कि वो स्वतंत्र भारत के लिए कानून निर्माण करने का काम भी करेगी। क्योंकि जो हमारी संविधान सभा है उसको हमने क्या बोल दिया कि आप इंट्रीम पार्लियामेंट की तरह भी काम करो, अंतरिम संसद की तरह भी काम करो। और संसद का काम क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। अब आजाद भारत के लिए कानूनों के निर्माण करने का काम हमारी कौन करेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करेगी। अब ये दोनों काम किसके द्वारा किए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किए जा रहे हैं। अब देखो, यहां तक 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो रोल्स मिल गए, संप्रभु निकाय की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और एक भारत की संसद की तरह उसने कानून निर्माण करना शुरू किया। अब 26 नवंबर 1949 की डेट आती है, इस दिन हमारा संविधान बनके क्या हो गया था,
तैयार हो गया था। इस दिन हमारा संविधान बनके तैयार हो गया। तो अब संविधान सभा का काम खत्म। संविधान सभा क्या काम कर रही थी? भारत के लिए संविधान बनाने का काम कर रही थी। जैसे ही संविधान बनके तैयार हो गया, अब संविधान सभा का काम खत्म हो गया। अब भारत की जो संविधान सभा है वो किसकी तरह काम करेगी? केवल अंतरिम संसद के तौर पे कार्य करेगी। किसके तौर पे कार्य करेगी? अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। संविधान सभा के रूप में इसका काम खत्म हो जाएगा। एक बार 24 जनवरी 1950 को ये लोग और मिलेंगे। एक सेशन और होगा संविधान सभा के रूप में, जिसमें सब लोग हस्ताक्षर करेंगे। बाद में संविधान सभा का काम खत्म। और अब जब तक कि हमारे आम चुनाव 1951 1952 में हुए थे वो नहीं हो जाते, तब तक हमारी जो संविधान सभा है वही संसद का काम करती रहेगी, जब तक कि आम चुनाव 1951-52 के नहीं हो गए और संसद का गठन नहीं कर दिया गया, लोकसभा का गठन नहीं कर दिया गया। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से इस स्लाइड को समराइज करो। 3 फेजेस थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। सबसे पहला फेज 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा का गठन किया गया, तब उस पे कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो चीजें बताई गई थी उसकी लिमिटेशंस लगी हुई थी। कैबिनेट मिशन ने जो चीजें बताई थी उस तरीके से संविधान सभा को काम करना था। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का शासन है, भारत पूरी तरह से आजाद नहीं हुआ है। जैसे ही भारत आजाद हुआ, संविधान सभा क्या बन गई? संप्रभु निकाय बन गई, सॉवरन बॉडी बन गई। प्लस भारत की संसद के रूप में भी, कानून निर्माण करने वाली संस्था के रूप में भी इसने काम करना शुरू किया। अब तीसरा जो हमारा क्या है फेज आया 26 नवंबर 1949 के बाद वाला। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हो चुका था। अब संविधान सभा के रूप में काम खत्म हो चुका है, क्योंकि संविधान बनके तैयार हो गया। अब क्या करना है संविधान सभा को? ठीक है, तो संविधान सभा को विघटित कर दिया गया और जो संविधान सभा क्या है, केवल अंतरिम संसद के रूप में रह गई। मतलब कि जो संविधान सभा अब क्या है, संविधान लिखने का काम नहीं करेगी, केवल अंतरिम संसद के रूप में उसकी बैठकें हुआ करेगी। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को हम देखेंगे कि संविधान सभा का को क्या कर दिया गया था? विघटित कर दिया गया था। और संविधान सभा का एक काम क्या रह गया था? अंतिम संसद के रूप में रह गया था। आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद अंतरिम संसद या फिर इंटरीम पार्लियामेंट के रूप में कब तक काम करती रहेगी? 1951-52 में, जब तक हमारे आम चुनाव नहीं हो गए, लोकसभा के चुनाव हुए, नई सरकार का गठन हुआ, नई संसद का गठन हुआ, तब ये अंतरिम संसद अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और जो हमारी स्थायी पार्लियामेंट, जो हमारी पहली संसद का गठन हुआ 1951-52 के बाद, वो हमारा शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आज डिस्कस की। ठीक है, एक बार आज की क्लास को क्या करते हैं, अभी की क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक मिनट रुकना। समितियां, अच्छा ज्यादा आपको पढ़ना है नहीं वैसे अब। ठीक है, हाँ, एक क्लास और है, एक क्लास और होगी संविधान सभा की। उसमें आपके संविधान सभा का चैप्टर क्या है, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, केवल संविधान सभा की 3 बैठकें। हमने क्या देखा, पहली बैठक तो आपको समझ में आ गया होगा, 9 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद जो स्टार्टिंग की 3 बैठकें हुई थी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या हुई थी, वो तीनों चीजें आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको संविधान सभा की समितियां पढ़नी है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी, उन कमिटीज के चेयरमैन कौन थे, ये चीज आपको पढ़नी है। और कुछ कुछ फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम देख लेंगे। बाकी फिर आपका ये संविधान सभा वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इतना सारा तो वैसे भी हम इस क्लास में तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं, इस क्लास को रिवाइज करते हैं और फिर बाकी का चैप्टर आगे वाली क्लास में खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग का तो हमने थोड़ा सा लिख कर पढ़ा था। यहां से हमने पढ़ा है। ठीक है, तो संविधान सभा के क्या हुए, चुनाव कंडक्ट कराए गए। कब?
जुलाई इस एक तो ये चीज है कि आप देखते जाओ ना, तो साथ के साथ कोशिश करा करो कि फैक्ट्स को आप याद करते हुए चलो, ठीक है। याद करते हुए अभी चलोगे तो बाद में फैक्ट्स रटने में दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए अभी जो फैक्ट्स हैं उनको धीरे धीरे कोशिश करो कि दिमाग में बिठाते हुए चलो। चुनाव हुए थे जुलाई अगस्त 1946 को। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य राजनीतिक दल प्लस निर्दलीय सांसदों को 15 सीटें मिली थी। अपनी निर्बल स्थिति को देखते हुए मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का क्या कर दिया? बहिष्कार कर दिया और संविधान सभा में शामिल नहीं हुई, ठीक है। 93 देशी रियासतों ने भी स्टार्टिंग में स्वयं को संविधान सभा से दूर रखा था और संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके देशी रियासतों के सदस्य भी संविधान सभा में शामिल हो गए और राजाओं ने इनका मनोनयन करके अपने प्रतिनिधियों को संविधान सभा में भेज दिया। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी महिलाएं थी संविधान सभा में? 15 महिलाएं थी, याद रखना है। और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में जो चीज है कि डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव पहले कहां से हुआ था? पूर्वी बंगाल से हुआ था, लेकिन विभाजन के पश्चात पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसलिए इनको वापस से संविधान सभा में शामिल करने के लिए हमने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पूना सीट पे उपचुनाव के द्वारा इनको वापस से संविधान सभा में शामिल किया, ठीक है। ये चीज हमने देख ली। उसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली हमको देखनी है। अंतरिम सरकार का गठन भी देख लो। अंतरिम सरकार में हमने क्या देखा? 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड वेवेल के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया गया। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? अंतरिम सरकार का गठन किया। अंतरिम सरकार के जो अध्यक्ष थे या फिर प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वॉइस राय खुद थे। बाकी उप अध्यक्ष या फिर वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। सदस्य आप देख सकते हो, लॉर्ड माउंटबेटन प्रेसिडेंट और जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, जॉन मथाई, बलवंत सिंह, सी राजगोपालाचारी, सी एच भाभा। देखो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर सकते हो। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी एजुकेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है। जोगेंद्र नाथ मंडल, इसके अलावा लियाकत अली खान, बाबू जगजीवन राम और ये, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा देख सकते हो। बाकी स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके अलावा संविधान सभा के चुनाव देख लो। संविधान सभा के अच्छा, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ चुके हैं, याद कर चुके हैं। इसके अलावा संविधान सभा के गठन के चरण, 3 चरण हमने देख लिए। पहले 389 सदस्य थे जो कैबिनेट मिशन प्लान ने बताए थे। उसके बाद आफ्टर पार्टीशन 299 सदस्य हो गए, क्योंकि जो पाकिस्तानी प्रांतों से चुनकर आए गए प्रतिनिधि थे वो क्या है, पाकिस्तान की जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक है। तो सदस्य घट गए, कितने आ गए? 299 सदस्य आ गए। और जब हमने आखिरी जो बैठक की थी 26 नवंबर 1949 को, भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था, वो 11वां अधिवेशन था किसका? संविधान सभा का। उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। और इन्हीं 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। तो ये इन 284 ये डेटा भी याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्रथम संविधान सभा की भूमिका के 3 चरण। 3 चरण कौन कौन से हैं देख लो। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन हुआ तो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग ये काम कर रही थी। अभी भारत आजाद नहीं हुआ है तो ये क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर रहकर काम कर रही है, कैबिनेट मिशन योजना के अधीन रहकर काम कर रही है। संप्रभु सॉवरन बॉडी नहीं है हमारी संविधान सभा, अभी ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर हैं। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, संविधान सभा एक सॉवरन बॉडी बन गई। अब ये हायर अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है जो भारत के संबंध में डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। साथ ही साथ अब जैसे ही ब्रिटिशर्स गए, अब भारत पे शासन करने के लिए कोई हमें चाहिए, ठीक है, भारत के लिए कानून बनाने वाला कोई चाहिए। तो संविधान सभा ने ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना शुरू किया। और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनके तैयार हो गया तो संविधान सभा का काम खत्म। संविधान बनाने के लिए ही उसका गठन किया गया था, संविधान सभा का काम खत्म संविधान लिखने के रूप में। अब उसका काम क्या रह गया? केवल संसद के रूप में काम उसका रह गया, अंतरिम संसद के रूप में भारत के लिए कानून बनाने का काम उसका रह गया। वो काम भी उसका कब तक का चलेगा? जब तक कि हमारी स्थायी संसद का गठन नहीं हो जाता, भारत के आम चुनाव नहीं हो जाते, हमारी संसद गठित नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये 3 चरण आपने देख लिए। 9 दिसंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 से 24 जनवरी 1950, जब तक हमारी क्या चली थी? अंतरिम संसद चली थी। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखनी है, ठीक है। ये
टॉपिक हम लोग क्या करेंगे आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, किस तरीके से संविधान सभा ने काम किया था। 3 बैठकें हुई थी, 9 तारीख को, 11 तारीख को और 13 तारीख को, एक दिन छोड़ के एक दिन याद रखना है, ठीक है। 9 बैठकें हुई और हर बैठक में कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं वो आपको याद रखनी है। जैसे 9 तारीख को हमने फर्स्ट बैठक में देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। 11 तारीख को जो सेकंड बैठक हुई उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष। उसके बाद जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 की, उसमें क्या किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो ये तीनों बैठकों की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, ये समितियां देखनी है आपके सामने जो लिखी गई हैं। संविधान सभा की कुछ प्रमुख समितियां हम देखेंगे। संविधान सभा के कार्यों के लिए 8 तो बड़ी समितियां बनाई गई थी। देखो 8 क्या थी, 8 बड़ी समितियां और लगभग 15 छोटी समितियां बनाई गई थी। सारी आपको याद नहीं करनी, कुछ जो इंपॉर्टेंट कमिटीज है वो मैंने आपके सामने लिस्ट की हुई है, वो चीजें आपको याद करनी है, ठीक है। तो ये चीजें हम देख लेंगे। इसके अलावा ये कमिटीज देखने के अलावा आप लोगों को क्या देखना है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, एक ये ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी कमिटीज हम पढ़ेंगे उसमें से जो संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके 7 सदस्य थे और उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये कमेटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम इसके सभी सदस्यों को एक बार देख लेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स देखेंगे। उसके बाद संविधान का प्रभाव में आना, संविधान किस तरीके से प्रभाव में आया, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में संविधान के सभी आर्टिकल्स एक साथ लागू नहीं किए गए थे। पहले कुछ आर्टिकल्स को पहले लागू किया गया और उसके बाद बाकी का बचा हुआ संविधान एक साथ लागू किया गया था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। साथ ही लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आएंगे, है ना। ये क्या है, स्मरणीय तथ्य या फिर कुछ मेजर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली इनसे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो वो वन लाइनर की फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख के दिए गए हैं, आप उनको एज इट इज क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर को समराइज करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। जितने भी लेक्चर्स हम पढ़ेंगे उसमें लास्ट में आपको ऐसी शीट दी गई होगी जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए गए होंगे जिनसे डायरेक्ट एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। आप लोगों का दायित्व या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, लेक्चर्स को देखना है। साथ ही जो भी कोचिंग आप फॉलो करते हो, यदि यहाँ से फॉलो कर रहे हो तो ये नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो। किसी बुक में से पढ़ रहे हो तो उसमें से जाकर देखो, वहां से रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। क्लासेस से देखो कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। कुछ एक्स्ट्रा चीज यदि उसमें दिखाई गई है तो आप उनको भी आकर क्लास में एज अ क्वेरी पुट कर सकते हो कि आपने क्लास में जो पढ़ा उसमें से यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज समझ में नहीं आई तो जाकर आकर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका अप्रोच रहना चाहिए। सिलेबस आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगातार करते रहना है और देखते रहना है कि जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो रहे तो लेक्चर्स को वापस से देखो, कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज करो, फैक्ट्स को वापस से रिवाइज करो और देन अगेन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट के साथ अपने सेशन को एंड करते हैं। आगे की क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को खत्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड हैव अ वंडरफुल डे।